हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ को लेकर, जो हमारे आईआर सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। हम कोशिश करेंगे वो पॉइंट्स कवर करने की जो कि इंडिया पाकिस्तान इश्यूज़ में अभी सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं, कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, ताकि वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हमारी तैयारी हो जाए। तो देखते हैं पहले इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसकी मतलब असली हकीकत, अभी ज़मीनी हकीकत क्या है। देखिए, इस पहली बात कि जब भी हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात करेंगे तो हमें पता है दुनिया की सबसे कॉन्फ्लिक्ट रिडन रिलेशनशिप में से एक है ये। हर जगह एक समस्या है इस रिलेशनशिप में, और इसकी जो जड़ है वो इसकी हिस्ट्री कही जा सकती है, जो इट्स अ मदर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को देखें तो जब से पार्टीशन हुआ है तब से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान खुद को, इंडिया को मानता आया है, और पावर इक्वेशन, सिक्योरिटी और बेसिक आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो भी इनको उतनी तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब इन तीनों टर्म्स को देखते हैं कि पावर इक्वेशन कैसे इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग करती है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलायंस कौन है, पार्टनर कौन है? वो है चाइना, और इंडिया के साथ चाइना के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वहीं इंडिया का अभी अलायंस पार्टनर कौन है? यूएसए, जिसके साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ समय पहले उसका यूएसए था और हमारा यूएसएसआर था। तो वो दिखाता है कि आइडियोलॉजिकली भी पावर इक्वेशन वाइज हमारा हमेशा कभी साथ में समन्वय हो नहीं पाया। सिक्योरिटी वाइज भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स डिफरेंट है। चाइना, पाकिस्तान चाहता है अफ़गानिस्तान में तालिबान, इंडिया चाहता है वहाँ पर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी अलग अलग है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग है, और आइडियोलॉजीज़ भी अलग अलग है। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, वो एक टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं। तो पावर इक्वेशन, सिक्योरिटी और बेसिक आइडियोलॉजी डिफ्रेंशिएट करती है। हिस्ट्री से ही, शुरुआत से ही दिक्कत है। और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का, जो कि एक प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट हमेशा से चाहता है बिकॉज ऑफ आर्मी रूल, जहाँ पे आर्मी सर्वाइव करती है क्योंकि वहाँ पर इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ पर अगर इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो आर्मी के जो कंट्रोल है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस कि वहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंश्योर करता है कि यहाँ पर लड़ाई हो। यहाँ तक कि इंडिया में भी कई जगह देखा जाता है कि जब इलेक्शंस आते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ चलते हैं तो नेशनलिस्टिक टोन्स थोड़ी बढ़ जाती हैं। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साइड से मेन ये 4 इशूज़ हैं। इसके अलावा डायनामिक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, अलायंसेस प्ले करते हैं रोल। इसके अलावा आईआर कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक चैलेंज इन सब के अलावा ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ है और जहाँ इनके इंटरेस्ट हैं वो कभी मैच ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप हुई इनकी। हिस्ट्री, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। दूसरा हो गया कि पावर इक्वेशंस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कॉन्सर्न। तीसरा हो गया आपके लिए जो बेसिक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। चौथा लीडरशिप का जो वैक्यूम है। पांचवा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन बोथ द कंट्रीज, और छठा और आखिरी वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है। ये सब कॉन्टेक्स्ट में आप देखें हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में तो और ज़रा समझ आता है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है 1947 एंड पार्टीशन, सीट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 1947 के पार्टीशन के जब विभाजन हुआ तभी से ये जो कन्फ्लिक्ट था वो शुरू हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बेस्ड था और इंडिया सेकुलर मॉडल था। तो वो ऑब्वियसली एक इशू रहेगा कि अगर इंडिया एग्जिस्ट करता है तो इट्स एन एंटीथेसिस ऑफ पाकिस्तान। पार्टीशन हुआ, 2 नेशन थ्योरी आई और हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। उसके बाद यहाँ आर्मी रूल आया, फंडामेंटलिज्म बढ़ता चला गया। तो वो एक, और पार्टीशन का ऑफकोर्स एक जो कम्युनल प्रॉब्लम थी वो हमेशा रही। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अमेरिका की, जो ब्रिटेन की थी, उसकी वजह से आज तक वो सोसाइटी के साइकोलॉजी का एक हिस्सा रहा है। और अब पाकिस्तान में जहाँ फंडामेंटलिज्म बढ़ता ही चला गया और बड़ा इशू बन गया। और पार्टीशन के बाद के बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो थे वो अभी तक हैं। कश्मीर जो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, कश्मीर पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। कश्मीर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी एंगल्स चाहिए, जो कि बेसिक जो पार्टीशन के बाद का इशू तो हमें पता है, पर इन डेप्थ इसको कवर करने के लिए वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा देखिए, कश्मीर का वो क्लेम कर रहा है, और कश्मीर मुद्दा वो है जिस पर पाकिस्तान एक तरह से अपना पूरा फॉरेन पॉलिसी चलाता है, उनके इशू। तो ये कह सकते हैं कि यही एक सबसे बड़ी जड़ है कॉन्फ्लिक्ट की। इसके अलावा वहाँ का मिलिट्री रूल और फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड सोसाइटी में बढ़ चुका है, इसकी वजह से और ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल अलाइनमेंट भी पाकिस्तान का सेंटो की तरफ हुआ था, उसके बाद ही इंडिया यूएसएसआर की तरफ मुड़ा था। ये गौर करने वाली बात है। बगदाद पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान ने, और ये भी दिखाता है इंटरनेशनली भी हमारे इंटरेस्ट काफ़ी डाइवर्जेंट रहे हैं, जिसको कह सकते हैं हिस्ट्री की वजह से हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर अभी जो रियल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी वजह से भी अलग समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जब भी आप आंसर अपना लिखें या इसको कवर करें, दोनों एस्पेक्ट कवर करें। सिर्फ ये नहीं कि इंडियन एस्पेक्ट जो हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है नॉर्मली, हमें ये देखना चाहिए कि आईआर के नैरेटिव से क्या नैरेटिव है और वहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे वाटर को लेकर हो गया, कोई भी चीज़ें हो गई। अब देखिए, सबसे पहला इशू जो हम करेंगे वो सियाचिन इशू। सियाचिन इशू इसलिए क्योंकि काफ़ी मुद्दा गर्म रहा है। हाल में पीस जोन की बात वहाँ चल रही है। अब बात यह कि अगर आप देखिए चाइना और ये एक मैप देखिए, ये तो हो गया हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, ये एरिया पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अभी चाइना के कब्जे में है। ठीक है, और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है,
अब अगर आप इस मैप पे देखें, सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख के पास, यहाँ एन रूट है, ठीक है। तो लद्दाख सियाचिन इशू एक बार आप मैप में समझ लीजिए तो काफ़ी इजी होगा कि सियाचिन इशू क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का। जिनजियांग प्रोविंस वहाँ का थोड़ा समस्या से भरा हुआ चाइना के लिए, कि वो डेवलप नहीं है, वहाँ पर कई इश्यूज़ हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ से वो CPEC को अपने वन रोड वन बेल्ट के थ्रू जोड़ना चाहता है, जो कि यहाँ ऊपर से पास हो रहा है इस रूट से। CPEC चाइना का, जो पाकिस्तान में यहाँ ग्वादर तक जाएगा, जहाँ से वो अपना सारा मूव करेंगे सामान, ताकि इस एरिया को डेवलप कर पाएँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से रूट गया है गिलगिट के ऊपर। तो अभी तो सियाचिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा हो सकता है यहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है ओवरलुक करने के लिए कि इनका रूट के क्या मूवमेंट चल रहा है। अब थोड़ा और देखते हैं यहाँ, ये एरिया ऑफकोर्स इंडिया का मैप, ये पूरा इंडिया है, ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ठीक है। अब ये अक्साई चीन इन ट्रायंगल के बीच में है, चाइना ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, यहाँ से सीपेक गुजरेगा गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार आप इस पर आ गए तो यहाँ से आप ओवरसी कर सकते हैं कि नीचे का एरिया में क्या हो रहा है, अक्साई चीन में क्या हो रहा है, बल्तिस्तान गिलगिट का जो रीजन, जो पासेज हैं यहाँ के, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्ट्रैटेजिकली। पर इसकी जो लोकेशन है वो है नो मैंस लैंड, बहुत खतरनाक जगह है, लाखों हज़ारों सैनिक हमारे जान गंवा चुके हैं। पर जो भी मेन शहर हैं, देखिए कश्मीर, लद्दाख, यहाँ बाल्टिस्तान और इधर मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद का एरिया, कोई भी कनेक्शन यहाँ से जब बनता है तो ये उसको ओवरसी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैप पे एक बार देख लीजिए लोकेशन क्या है। तो ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाइना पे भी आप कुछ हद तक नज़र रख सकते हैं, और आप पाकिस्तान पर भी। एक बार सियाचिन हाथ से निकल गया तो उसके बाद पाकिस्तान के कब्जे में आया, तो उसके बाद आपको पता नहीं कि चाइना पाकिस्तान क्या करेंगे, आप उसको देख नहीं सकते वहाँ से, क्योंकि हाइट पर है काफ़ी वो। अब पहली बात आती है व्हाट इज़ सियाचिन। इट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड दुनिया का है। ये सिग्निफिकेंट है। अब देखिए इसमें एक आर्मी का व्यू है, जो कहते हैं कि प्रो इंडिया व्यू भी कह सकते हैं। कई जो व्यूज़ हैं इनमें, ये कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। कहा जाता है रीजनल पोटेंशियली बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, मिनरल्स और कई सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं। देखिए ये जो फैक्टर है, ये एक चीज़ है जिस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कई कॉन्टेक्स्ट से कहा जाता है ऐसा है, कई जगह कहा जाता है कि वो वायबल नहीं है, कि इतने नीचे दबे हुए निकाले जा सकते। दूसरा ये है कि मेटल, ऑयल और हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो एक नॉर्मल सी बात है कि पूरे उस रीजन में होना चाहिए, हिमालयन रीजन है, पर हमारे लिए वो वायबल नहीं है अभी। और ग्लेशियर में वास्ट रिजर्वोयर ऑफ फ्रेश वाटर है, जो कि आगे पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सियाचिन में एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कि हब बनाता है ये सेक्जम वैली, काराकोरम पास और अक्साई चीन के पास, जहाँ पर मेटल, ऑयल, हाइड्रोकार्बन होने के चांसेस हैं इस रीजन में। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा ग्लेशियर में जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इंपॉर्टेंट है। सियाचिन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, आई थिंक रिपीट हो गया ये। अब आगे देखते हैं कि ये आखिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। और 1949 में एक सीज़ फायर हुई थी, ठीक है, जिसके तहत क्या माना गया था कि इंडिया पाकिस्तान को एक पॉइंट है जिसका नाम है NJ 9842, इसे याद कर लीजिए, NJ 9842 तक, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के फुट पर है, यहाँ तक बाउंड्री लाइन से सीज फायर पर एक लाइन बना दी कि इस साइड इंडिया, इस साइड पाकिस्तान। इस पॉइंट के बाद सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट होता है, तो उन्होंने कहा ये इनहेबिटेबल एरिया है, जहाँ पर कोई रह ही नहीं पाएगा, पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक लाइन बनी हुई है, तो इसके ऊपर टेरेन इनएक्सेसिबल था, जहाँ तक आप जा नहीं सकते थे, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, कॉमन है या इस टाइप से, कि डिमार्केट नहीं किया। पर वहाँ पर ऑरो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। ऑरो पॉलिटिक्स मतलब होता है माउंटेनियरिंग और इन सब को करना। वहाँ से एक कंट्री है, लेट्स से कोई एरिया है जो ओपन है, ओपन नहीं कह सकते क्योंकि बाउंड्री बनी भी नहीं है इस लैंड पे, ठीक है। इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ पर कोई नहीं है, चलो ओपन एरिया है, यहाँ पे माउंटेनियरिंग लाइसेंस देने लग गए। जब एरिया डिस्प्यूटेड है, यहाँ बाउंड्री गुजरी हुई है, तो आप कैसे लाइसेंस दे सकते हैं। पाकिस्तान ने लोगों को लाइसेंस देना स्टार्ट किया, वर्ल्ड मैप में ऐसे दिखाने लग गया कि हमारा है। और तो माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स का यूज़ करके इस पर अपना कब्जा जमाने वाला एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, जिसे कहते हैं ऑरो पॉलिटिक्स सियाचिन। तो उन्होंने परमिट दिए और ऐसे करने लग गए कि सियाचिन उनकी टेरिटरी है, जबकि बाउंड्री कहाँ खत्म होती है, NJ 9842 पर, जो कि जस्ट इसके फुट पर है सियाचिन के, यहाँ पर NJ 9842 मान ले। तो अब इसके बाद क्या, 1981 में पहली बार एक थे कर्नल नरेंद्र कुमार, ये माउंटेनिंग में काफ़ी फेमस है। इन्होंने सियाचिन का चक्कर काटा और देखा कि वहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान इस पर कब्जा करने के फिराक में है। और उसके बाद इंडिया को इंटेलिजेंस मिली 1984 में कि पाकिस्तान सियाचिन को टेक ओवर करने वाला है। पता कैसे चला कि पाकिस्तान आर्मी ने ढेर सारे वहाँ पर माउंटेनिंग के इक्विपमेंट्स खरीदे थे, जैसे शूज़ या जो भी हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए सामान खरीदे थे। तो इंडिया को पता चला यूके से खरीद रहे हैं, तो इंडिया को लगा क्यों खरीद रहे हैं वो, तो ज़रूर वो सियाचिन पे कब्जा करना चाहते हैं। पहले और पॉलिटिक्स चल रही थी, मतलब वॉर का यूज़ ना करके आप ऐसा परसेप्शन दें कि हमारा है, कि वहाँ पर लाइसेंस दे लोगों को, हमारे आदमी यहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट करें, जो अभी चाइना बहुत कर रहा है कई रीजन्स में। तो 1982 में इंडिया को जैसे ही पता लगा कि वो ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं, इंडिया ने
सामान खरीदे और अपनी आर्मी का एक जत्था ऊपर भेज दिया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये चला 1984 में, जिसके बाद इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान आर्मी को 2 हफ्ते पहले वहाँ जाकर कब्जा कर लिया उस रीजन पे, वो पहुँचते से पहले उनसे जल्दी वहाँ पहुँच गए। उसके बाद इंडिया ने बिलाफोन ला, जो ऑपरेशन राजीव था, इसमें कब्जा किया। ये इंपॉर्टेंट है बिलाफोन ला, क्योंकि यहाँ पर एक वॉर लड़ी गई थी, ठीक है, जबकि ये तो सिंपली वॉर में बैटल टाइप से था। और ये इसलिए था कि लोगों को पता नहीं होता कि ऑपरेशन राजीव कहाँ हुआ था। ये हुआ था बिलफोन ला पास कैप्चर करने के लिए, जहाँ से स्ट्रेटेजिकली आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट और यूज ऑफ माउंटेनिंग टू कंट्रोल एनी पर्टिकुलर रीजन। माउंटेनिंग और पॉलिटिकल एस्पेक्ट का यूज करके ऐसा परसेप्शन देना कि ये आपके कंट्रोल में है, यही है और पॉलिटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं है क्या इशू। एक देखिए सियाचिन डिस्प्यूट का, आपको जैसे मैंने मैच बताया, ये रहा सक्चकैम वैली, ये जिनजियांग, ये आपका गिलगिट एजेंसी या गिलगिट बाल्टिस्तान, जहाँ से सीपैक बनेगा। अब यहाँ सियाचिन है। अब गौर से देखिए, इंदिरा कॉल इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट, काराकोरम पास, ठीक है, यहाँ पर है एनजेव 9842, जहाँ तक की बाउंड्री बनी थी। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर था, तो इन्होंने यहाँ पर बाउंड्री नहीं बनाई। तो काराकोरम पास है यहाँ, इस ग्लेशियर के आप ऊपर हैं तो आप इसको देख सकते हैं क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ग्यांगला, यहाँ बिल्डोंगला, जो मैंने ऑपरेशन राजीव इसको कैप्चर करने के लिए हुआ था, बिलाफोनला, ठीक है, और इसके ऊपर है सियाला और फिर इंदिरा कॉल। तो यहाँ से पीओके स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक बाउंड्री डिस्प्यूट क्लेरिफाइड था कि ये लाइन है, तो इस लाइन से ऊपर इस रीजन को छोड़ दिया गया था कि ओपन टू वाला। पर यहाँ इन्होंने क्या क्या कैप्चर करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। पहले और पॉलिटिकली मतलब बातें कर करके परमिट दे के, बाद में आर्मी भेजने के फिराक में थे। इससे पहले इंडिया को पता लगा, इंडिया ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया। तो अभी एक ट्रायंगुलर जंक्शन की तरफ है। अब जैसे हाल में डोकलाम प्लेट्यू पे जो हो रहा है, जो माउंटेन रीजन इंडिया चाइना इशू के बीच में है, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआर के हिसाब से भी। और यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा इशू यहाँ बन रहा है कि वहाँ तो भूटान है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों का बड़ा बड़ा मतलब कंट्रीज़ का यहाँ पे हस्तक्षेप है। तो यहाँ से एक नदी भी गुजरती है, जिसके लिए भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको इंपॉर्टेंट बनाती है स्ट्रेटेजिकली। अब देखिए फ़ायदे में आप गिना सकते हैं, यहाँ रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ट्राई जंक्शन है, कोराकोरम पास से गुजरता है, आगे बाल्टिस्तान है जहाँ से वो रूट बना रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल मतलब देख रेख कर सकते हैं वहाँ से। सर्विलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पर इसके अलावा एक सियाचिन की बहुत बड़ी कीमत इंडिया को चुकानी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ सियाचिन, $5 बिलियन ज़्यादा खर्च हो चुके हैं सिर्फ सियाचिन में। हर महीने इंडिया अपने 2 सोल्जर खोता है। क्यों? फायरिंग से नहीं, इसलिए कभी हिमस्खलन, कभी एवलांच जिसे कहते हैं, या फिर कुछ ठंड की वजह से, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। 1984 से लेकर अब तक जब से इंडिया ने सियाचिन कैप्चर किया, 869 फोल्जर्स ने जान खोई है। हाल में हनुमंतप्पा जो थे, काफ़ी मतलब बुरी तरह वो भी उसमें फंसे थे। फिर 22,000 फीट का एल्टीट्यूड है, 45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, फ्रॉस्ट बाइट यहाँ पर हो जाती है लोगों को। और एनिमी फायर से नहीं मरते, बल्कि एवलेंच और फ्रॉस्ट बाइट से ही लोग मर जाते हैं जो सिपाही हैं। और काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पर रहना, ऑक्सीजन कम होता है। और उस जगह पे जहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिकली कहा जाता है, अभी तो हमने जैसे पढ़ा, पर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि 1984 से पहले इन लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, जो 1970s की वॉर थी 65 में, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने की किसी ने कोशिश की। पर 84 के बाद ही इशू बना है। तो लोग कहते हैं अगर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता तो पहले भी होना चाहिए था। हालांकि काफ़ी आउटडेटेड स्टेटमेंट है, पर कहा जाता है, फेमस कोट है दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू बॉल्ड मैन फाइटिंग ओवर अ कॉम्ब, मतलब 2 गंजेलों के कंघी के लिए लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ कही थी स्टीवन पी कोहेन ने, शायद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो। तो स्ट्रेटेजिकली कहा जाता है ये काफ़ी ज़्यादा फार फेच्ड है, ये रियलिस्टिक नहीं है, पर ये कीमत है। नेगेटिव पॉइंट्स हमने पॉजिटिव देखे, इसका फायदा है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, कई लोग कहते हैं इसको पीस जोन बना दिया जाए। पर पीस जोन बनाने के बाद प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को पहले अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। इंडिया ये चाहता है कि वो अंडरटेकिंग ले कि इंडिया का कब्जा इस रीजन पर है और इंडिया के रीजन के अंदर आता है ये, तब हम पीस जोन मान लेंगे और उसको उतर जाएंगे। पर पाकिस्तान ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं, कहता पीस जोन बना लो, किसी का नहीं होगा ये। ऑफकोर्स इंडिया ने इतनी मेहनत की, इतने सालों तक पैसे खर्च किए, आर्मी के जवानों ने अपनी इतने जो जवान शहीद हुए, उसने कैसे क्लेम्स को छोड़ दें। तो यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने शुरू किया तभी समस्या स्टार्ट हुई थी, उन्हें कब्जा करने की कोशिश, उसके बाद इशू स्टार्ट होता। अब इंडिया पाकिस्तान में भरोसा तो कर नहीं सकता। इंडिया का स्टैंड यही है कि आप इसको पहले इंडिया का क्लेम को रिकॉर्ड करिए, उसके बाद हम इसको डीमिलिटराइज कर देंगे। पर पाकिस्तान कहता है सीधा डीमिलिटराइज कर दो, कोई क्लेम मत करो। तो इसका एक ही तरीका है, इसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं एक लो हैंगिंग फ्रूट है ये इंडियन और पाकिस्तान आईआर में, मतलब एक ऐसा जो किया जा सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के थ्रू, पर अभी तक हुआ नहीं पाया। तो इसमें वे हेड यही है कि पॉलिटिकली वो बनाया जाए, इसको डीमिलिटराइज किया जाए, और एक कोशिश की जाए इंटरनेशनली भी कि जो अभी प्रेजेंटली सिचुएशन है उसको मान के डीमिलिटराइज कर दें। पर पाकिस्तान ऐसा मानने को तैयार नहीं। तो ये एक ओपन एंडेड इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऑफकोर्स चाइना का एंगल भी इसमें आता है, जो इसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। याद रखिए काराकोरम पास यहाँ है, ये ग्लेशियर है, यहाँ तक 9842 तक बाउंड्री बनी हुई है, तो LOC के हिसाब से ये इंडिया का रीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इशू जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत महत्वपूर्ण हुआ है बीच में, सर क्रीक इशू।
देखिए सर क्रीक इशू का डिस्प्यूट जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले 1908 के आसपास था, जब कच्छ और सिंध के रूलर जो रीजन है अभी सर क्रीक का, वो कच्छ और सिंध के बीच में पड़ता है। कच्छ ऑफकोर्स गुजरात में, सिंध पाकिस्तान में आ गया। 1908 में यहाँ पर एक कुछ लकड़ी का कुछ था एक क्रीक के आसपास में जो दो रीजन को डिवाइड करता था, वहीं से ये शुरू हुआ। सर क्रीक क्या है, एक चैनल है, एस्चुरी कह सकते हैं, 60 मील लंबी। यहाँ एक देखते हैं, ये देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये गुजरात है, ये सिंध है। यहाँ पर एक ये एस्चुरी टाइप है, ठीक है, मुहाना समुद्र का, जहाँ पर आपका सर क्रीक लाइन बनी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सर क्रीक लाइन है, ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं, ये इंडिया ने क्लेम है इंडिया का कि ये सर क्रीक लाइन है, और पाकिस्तान कहता है ग्रीन वाला जो है ये हमारी लाइन है, ठीक है, और इंडिया कहता है नहीं भाई ग्रीन रेड है और रेड ही हमारी है, ठीक है। अब देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स होने की संभावना है, इसलिए कोई देश को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज भी कुछ इश्यूज़ हैं इसमें, जो भी हम बात करेंगे। देखिए सर क्रीक की लोकेशन पहले समझ लीजिए क्या है। आपने देख लिया सर क्रीक कहाँ पर है, अब आइए देखते हैं सर क्रीक के बारे में इश्यूज़ क्या है। देखिए सर क्रीक एक चैनल है जो बताया 60 मील का है, और 1965 में जब आर्म क्लैश हुई थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि रन जो है 25th पैरेलल के हिसाब से पूरी पाकिस्तान टेरिटरी है, मतलब ये पूरा रीजन हमारा है, मतलब यहाँ से ये पूरा रीजन पाकिस्तान का है। और इंडिया ने ऑफकोर्स क्लेम को नहीं माना था, तो उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बैठी थी इंटरनेशनल, जिसका नाम था इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री केस ट्रिब्यूनल, जिसने 1968 में अप टू 90% जो इंडिया क्लेम था मान लिया था और छोटा छोटा एरिया पाकिस्तान को दिया था। तो इंटरनेशनल बॉर्डर कमेटी कब बैठी 1968 में सर क्रीक में, तो ऑब्वियसली ये इंडिया की तरफ गया था इसका फैसला। अब देखिए आखिर ऐसा क्या है, इतने से डिस्टेंस में 68 माइल्स में कितनी फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर आप इस क्लेम के हिसाब से जाए, सर क्रीक लाइन यहाँ है, तो जो अनक्लॉस है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ओपन सीज, तो उसका एक EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ये 200 माइल्स तक होता है जहाँ पर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन वगैरह है, तो इस चक्कर में इस एरिया को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है, मतलब ऐसा माना जा रहा है। तो इंडिया का क्लेम क्या है कि भाई यहाँ पर आपका बॉर्डर आया इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनली क्या होता है, जब भी कोई वाटर बॉडी दो जगहों को डिवाइड करती है तो उसके बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है, जो सर क्रीक लाइन यहाँ खींची गई, ठीक है। पर पाकिस्तान कहता है कि भाई ये वाटर बॉडी नहीं है, ये एक आधा टाइम पानी में रहती है, आधा टाइम सूख जाती है, इसलिए नहीं है। पर इंडिया का मानना है कि ये एक थैलवेग है। थैलवेग क्या होता है कि देखिए जब एक कोई वाटर बॉडी ऐसी है, ठीक है, वाटर बॉडी में जब एक दो देश है, ये एरिया इंडिया है, ठीक है, ये एरिया पाकिस्तान है। इंटरनेशनली ये माना जाता है कि जब कोई वाटर बॉडी डिवाइड करती है किसी को, तो उसका जो मिडिल पोर्शन होता है, ये इसका मीन है, यहाँ से लाइन खींच के माना जाता है कि ये इस एरिया हो गया इसका और ये वाला इसका हो गया, ठीक है, मीडियम लाइन मिड पॉइंट से। तो इंडिया कह रहा है कि भाई वाटर बॉडी डिवाइड करिए, थालवेग प्रिंसिपल कहते हैं इसको, ठीक है, थालवेग प्रिंसिपल। तो थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से इंडिया ने कहा सर क्रीक लाइन सही है और हमें हमारा एरिया मिलना चाहिए। पाकिस्तान कहता है नहीं, ये टाइम के साथ खिसक गया, अब यहाँ से हमें पूरा एरिया दो, ठीक है। ये अभी तक मेन डिस्प्यूट है जो आपने समझा। अब इस डिस्प्यूट में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के फिशरमैन और पाकिस्तान के फिशरमैन जानते नहीं कि बाउंड्री कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म, और बहुत सारे फिशरमैन जाते हैं और हमेशा अरेस्ट हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है। अब क्योंकि बाउंड्री क्लेरिफाई नहीं है, वहाँ पे कोस्ट गार्ड भी ठीक से काम नहीं कर पाते क्योंकि बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है। इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न है। सिक्योरिटी कंसर्न ये कि मुंबई अटैक जो हुआ, तो जो नाव आई थी मुंबई, वो यहीं से कैप्चर करके ले जाई गई थी अजमल कसाब वगैरह ने, और फिर वो इंडिया घुस गए थे उसका यूज़ करते हुए। तो सोचिए सिक्योरिटी वाइज कितना खतरनाक हो सकता है। एक तो रिसोर्सेज के लिए है ही, और इंडिया का क्लेम इंटरनेशनली जो थालवेग प्रिंसिपल है उसके थ्रू ऐसा ही होना चाहिए। पर पाकिस्तान काउंटर कर रहा है कि सूख जाती है वाटर बॉडी, इसलिए इसको आप नॉर्मली डिमार्केट करो यहाँ से जहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है। तो इस पर भी इंडिया का क्लेम 1968 में पहले विंडिकेट हो चुका है, इंटरनेशनल बॉडी ने इंडिया के साथ दिया। अब बात यह है कि इंडिया में अब ये क्रीक जो है थोड़ा खिसक चुका है टाइम के साथ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है ये। अब देखिए फ़र्क क्या है, मैंने बताया हल्का सा लाइन डिफरेंस है। फ़र्क क्या है, इंडिया का क्लेम क्या है, इंडिया की पोजीशन ये है, ये सर क्रीक जो बताया, पाकिस्तान कह रहा है यहाँ सर क्रीक है। तो जब इंडिया की पोजीशन है तो इंडिया को जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा, ठीक है, और पाकिस्तान का अगर मिलेगा तो पाकिस्तान को यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा, ठीक है। सोचिए कितना बड़ा लॉस है। ये पूरा रीजन जो चंक है, ये चंक उसके हाथ लग जाएगा जो कि जिसका मान लीजिए बात तो एक बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत ही बड़ा एरिया है सी वेव के हिसाब में, जहाँ पर आपको एक्सप्लोरेशन में हाइड्रोकार्बन वगैरह मिल सकता है। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि आपको लगेगा लाइन से क्या डिफरेंस है, पर ये सर क्रीक लाइन यहाँ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, छोटा सा डिफरेंस है। इस छोटा सा डिफरेंस से इतना बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है इकोनॉमिक जोन में आपका, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए अगला एस्पेक्ट क्या है। अब देखिए वो पूरा सर क्रीक क्लेम कर रहा है एज पर 1914 एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड कच्छ। इंडिया ने कहा मिड चैनल बाउंड्री है 1925 मैप के हिसाब से और पिलर से बांटी हुई है, इसीलिए हमें उसके बीच से थालवेग डॉक्ट्रिन के हिसाब से हमें मिड चैनल के थ्रू बाउंड्री बनानी चाहिए। मिड चैनल मतलब चैनल के ठीक को बीचों बीच, जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया।
अब क्रीक, पाकिस्तान कह रहा है क्रीक की शेप और साइज़ बदल चुकी है और कंट्री का स्टैंड भी बदल चुका है, तो इसलिए जो भी जिसका माना जाता है उसको तगड़ा ये नुकसान होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल गैस हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो इसलिए पाकिस्तान अब इसको छोड़ने को तैयार नहीं, और ऑफकोर्स इंडिया का स्टैंड इंडिया छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए सर्की क्रीक इशू जो नॉर्मली सॉल्व हो जाना चाहिए, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो ये दिखे उसकी कोई पार्टी की उसने इंडिया को कुछ सामान दे दिया, और इंडिया भी इसमें फंस चुका है क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली एक पहले इंटरनेशनली इंडिया के पक्ष में इसका फैसला आ चुका है। ये सर क्रीक इशू, अब सर क्रीक इशू में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि 2008 में टूरिस्ट अटैक जब हुआ था मुंबई का, तो यहीं से बोट कैप्चर करके वो लोग लाए गए थे, शहर पर अटैक हुआ था। बाउंड्री क्लियर डिमार्केटेड नहीं है तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता, कोस्ट गार्ड ठीक से काम नहीं कर पाते, फिशरमैन पकड़े जाते हैं हर साल जो बेगुनाह होते हैं। और क्रीक एरिया में बहुत बड़ा फिशिंग एरिया है जहाँ तगड़ी मछली पकड़ी जाती है, वहाँ पर ऑफकोर्स फिशरमैन ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, ह्यूज पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन का है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो काफ़ी नुकसान होगा, जो अगर एक कंट्री दूसरे के क्लेम को मानती है तो, इसलिए अभी इस पर कन्फ्यूजन बना हुआ। इसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट ऑफ इंडियन पाकिस्तान डिप्लोमेसी, मतलब ये बहुत ईजी है सॉल्व करना, पर क्योंकि लालच और पॉलिटिक्स में फंस के लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। सर क्रीक और सियाचिन, क्योंकि ऑब्वियसली इससे प्रेजेंटली कोई फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, पर फिर भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये दो इशूज़ हमने पढ़ लिए। अब एक सबसे बड़ा इशू है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर देखना है तो पहले देखिए ये चाइना, ठीक है, ये ऑफकोर्स इंडिया। अब देखिए चाइना से नदियाँ बहती हैं जो इंडस रिवर सिस्टम की तिब्बत से बेसिकली आती है, दो इंडिया में और बाकी चाइना से इंडस आई। तो यहाँ से ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग दो तरह की नदियाँ इंडस सिस्टम में बनती है, ठीक है। अब सारी नदियाँ यहाँ से आई, ऊपर गई इंडिया के रीजन में, फिर नीचे गई पाकिस्तान, ठीक है। तो अपर जो अपर रिपेरियन स्टेट है जहाँ इंडिया है, और इंडिया के लिए अपर रिपेरियन स्टेट क्या है? चाइना, जहाँ से आ रही है नदी। तो एक नॉर्मल पॉलिसी होती है कि अपर रिपेरियन स्टेट लोअर रिपेरियन स्टेट के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई इतना इतना पानी हम छोड़ेंगे, जो तुम्हारा अधिकार है तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि नदी किसी एक की कंट्री में नहीं होती। तो इंडस बेसिन में 6 नदियाँ ऑरिजिनेट होती हैं हिमालय से, जो कि कराची के पास जाके अरबियन सी में मिलती है। अब 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड हुआ था, जिसके साथ इंडिया ने बोला था कि इंडिया इनफ वाटर छोड़ेगा पाकिस्तान को एनुअल पेमेंट के बाद, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट काम नहीं कर पाई, और उसके बाद एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960s में, ठीक है। इस ट्रीटी के तहत क्या साइन हुआ ये देखते हैं कि 3 वेस्टर्न रिवर्स मतलब झेलम, चेनाब और इंडस को पाकिस्तान को दिया जाएगा, और इंडिया को कंट्रोल दिया जाएगा 3 ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, बीस और सतलुज को। अब देखिए रावी, बीस और सतलुज, इंडस उसके पास गई, ये रही इंडस, ठीक है, पहली वाली। बीस, सतलुज और रावी, ये 3 नदियाँ ये जो हैं ये इंडिया के पास आ गई हैं, ठीक है। और ये चेनाब, झेलम और इंडस ये पाकिस्तान के पास गई, ये ऊपर रीजन पाक, ये नीचे वाली इंडिया, ईस्टर्न वाली इंडिया, वेस्टर्न वाली पाकिस्तान। तो इसके तहत बात ये था कि कंट्रोल उनके पास होगा, पर इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पर कंजम्पशन के लिए मतलब अपने उपयोग के लिए कुछ बिल्डिंगें बना सकता है वाटर स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक परसेंटेज वाइज कि इंडिया चाहे तो कुछ कर सकता है, ये नहीं पानी रोक नहीं सकता, कंप्लीट ओवरऑल कंट्रोल नहीं है, पर स्टोरेज के लिए या नॉर्मल कंजम्पशन के लिए कर सकता है। लेकिन इंडिया ने कोई ऐसा स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम बनाया नहीं उस पर, ठीक है। तो इंडिया ने कहना है कि भाई ट्रीटी बनी है कि कोई स्टोरेज सिस्टम वेस्टर्न रिवर पर नहीं बनाएगा, ठीक है, लेकिन इंडिया को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ऐसा अलाउड है, ठीक है। तो अब इंडिया पाकिस्तान कह रहा है नहीं, इंडिया को बनाना नहीं चाहिए। तो अब हाल में जो पॉलिटिकल इश्यूज बने थे और ऐसा देखे जाने लगा था कि पाकिस्तान, इंडिया को जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, मतलब अगर हम बना सकते हैं तो हम क्यों ना बनाएं। लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो छोड़िए, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जिस पर इंडिया का 100% कंट्रोल है, उस पर भी कुछ कुछ होता है तो वहाँ पाकिस्तान को इशूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर इशू में हमेशा से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी पर एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि वॉर के दौरान में भी इंडिया ने कभी ऐसा पानी को रोका नहीं, जबकि इंडिया अपर रिपेयरिंग स्टेट था, कभी भी रुक सकता था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने लगातार इंडिया पर टेररिस्ट अटैक करने जारी रखे हैं, और इंडिया का जो हक है वो भी इंडिया न ले इंडस वाटर ट्रीटी पे। इसलिए इंडिया चाहता है कि जो वाटर स्कैरसिटी इस रीजन में पड़ने लग गई पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा के रीजन में, और तो इंडिया चाहता है कि जो इंडिया का वाजिबन जो इंडिया का वाटर बनता है वो इंडिया अपने स्टोरेज कर पाए वहाँ। लेकिन स्टोरेज के लिए इंडिया कुछ भी बनाता है तो पाकिस्तान उस पर क्वेश्चन मानता है। अब देखिए 2 डैम्स हैं, किशन गंगा और रैतल डैम, जहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं। किशन गंगा एक झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये बांदीपुरा प्रोजेक्ट आया, पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट नहीं बन सकता कि पूरी ट्रिब्यूटरी को डाइवर्ट करता है। ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया, 2013 मामला है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब पाकिस्तान को रैटल प्रोजेक्ट रिवर चेनाब पे बन रहा था, इस पर दिक्कत थी, उन्होंने कहा कि यहाँ की स्टोरेज कैपेसिटी तुम घटा दो,
क्योंकि इससे पाकिस्तान में रिवर फ्लो घटेगा। पर इंडिया ने कहा है कि क्लियरली कि कहीं भी रिवर फ्लो घटेगा नहीं। तो किशन गंगा हालांकि ट्रिब्यूटरी है और इंटरनेशनली भी इंडिया को इस बात में सही फैसला मिल चुका, फिर भी पाकिस्तान हर जगह मुद्दे खड़े किए जा रहा है। ऑब्वियसली उसका अपना इशू है इसके बारे में। और देखिए मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक ट्राइक प्रोजेक्ट एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये चेनाब रिवर में बन रहा है हिमाचल प्रदेश के पास। यहाँ पर कंसर्न उनको है इंडिया के 5 डिज़ाइन पर, ये जो रेटल और पावलडोर और किशन गंगा प्रोजेक्ट, इन सब पे उसे इशूज़ हैं जो कि इंडस रिवर वाटर बेसिन पे बन रहे हैं। तो वो एक समस्या है लॉन्ग स्टैंडिंग किशन गंगा जो इंडस वाटर ऑथोरिटी पर है, जबकि बार बार इंडिया को इंटरनेशनली इसमें विंडिकेट किया जा चुका है। इंडिया हमेशा ही एक सही इसमें माना जाता रहा है। तो ये 2-3 इशूज़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब एक है गिलगित बाल्टिस्तान का। अब देखिए ये गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये अक्साई चीन पाकिस्तान के चाइना के पास है और ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान। अब देखिए जम्मू कश्मीर है, ये है पीओके पूरा का पूरा। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा पीओके है, लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि ये हमारा आज़ाद कश्मीर है और ये है गिलगित बाल्टिस्तान। इसको उसने अलग मान के रखा था, हाल में उसको 5th प्रोविंस बना रहा है वो अपना। तो ये जो पीओके का ये रीजन जिसको आज़ाद JNK AJK जिसे पाकिस्तान कहता है, उस AJK को वो एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है ऑटोनमी का, सो कॉल्ड ऑटोनमी। कहने को तो सिर्फ ऑटोनमी है, कहने के लिए है ऑटोनमी। इस रीजन को उन्होंने कुछ ऑटोनमी भी नहीं दी हुई है, चुपचाप यहाँ पर वो मतलब नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं और कुछ डेवलपमेंट वहाँ करते नहीं। तो जो गिलगित बाल्टिस्तान है यहाँ से OROB मतलब वन रोड वन बेल्ट का CPEC का रूट जा रहा है जो कि ग्वादर तक जाएगा। तो इंडिया का कहना है कि भाई चाइना एक थर्ड पार्टी है जो कि इंडिया के टेरिटरी पर कैसे बना सकता है। इंडिया ऑफकोर्स पूरा कश्मीर इंडिया का है। तो इस पर इंडिया ने वैलिड पॉइंट रेज किया। तो पाकिस्तान ने क्योंकि चाइना को खुश करना था, अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है गिलगित बाल्टिस्तान और AJK अलग प्रोविंस है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस हैं। तो पाकिस्तान ने चाइना खुश करने के लिए कहा कि भाई हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में घुसा लेंगे और इसको अपना एक छठा स्टेट बना लेंगे, क्योंकि कंट्रोल उनका ही है, पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको 5th प्रोविंस बना लिया। इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन डाला। इंडिया चाहता है कि चाइनीज सेफ्टी को दिखा के यहाँ से वो CPEC निकाल ले अपना। तो इंडिया कहना है कि फोर्सफुल और इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, इसलिए यहाँ से CPEC बनना मतलब इंडिया की सोवरेनिटी पे हमला है। और चाइना का क्या कहना है, चाइना कह रहा है इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी रीजन की और ये कोई इंटरवेंशन नहीं है टेरिटोरियल डिस्प्यूट में इंडिया पाकिस्तान के। तो जैसे ही इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि गिलगित बाल्टिस्तान जैसे ही पाकिस्तान मिल जाएगा ये पूरा कश्मीर डिस्प्यूट को ही चेंज कर देगा। क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया ने JNK को ऑटोनॉमी दे रखी है, कम से कम पेपर पर ही सही उन्होंने इसको भी ऑटोनॉमी पाकिस्तान ने कुछ दे रखी है AJK को, सिर्फ पेपर पर। अब गिलगित बाल्टिस्तान को अपना प्रोविंस बना लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि इतना से कश्मीर है फिर जो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो डिस्प्यूट तो पूरे कश्मीर के ऊपर है। तो इसलिए इंडिया कहना है पूरा स्टैंड ही चेंज हो जाएगा। और चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर लाना इस रीजन में दिखाता है कि आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हो, जबकि सीधी बात है कि कश्मीरी डिस्प्यूट को हमें बायलैटरली सॉल्व करना है इंडिया पाकिस्तान के साथ। अब देखिए गिलगित बाल्टिस्तान का मेन मुद्दा है कि वहाँ से जब वन रोड वन बेल्ट की जो इश्यूज़ है उसको लेकर है कि ये पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन उन्होंने कब्जा कर रखा है वो वाटर एनर्जी सिक्योरिटी देता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जाने से पहले इंडस रिवर जो है वो गिलगित के थ्रू पास करती है, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं तो, और सियाचिन ग्लेशियर भी साइड में है। तो वो चाहते हैं कि इस रीजन पे कब्जा उनका बना रहे परमानेंटली, और वहाँ से एक बार रोड पास हो गया और चाइना की मदद से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उस रीजन में वो। और इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसलिए कि यह अफगानिस्तान के पास है, पश्तून बेल्ट के पास है और कश्मीर वैली के पास है और जिनजियांग तिब्बत के पास है। तो ये पूरा रीजन एक बार फिर से मैप देखते हैं, ये पूरा रीजन हर जगह ऐसे एरिया से जुड़ा हुआ है जहाँ पर एक आप आगे स्ट्रेटजिक बहुत इंपॉर्टेंस पा सकते हैं। अफगानिस्तान का रूट है, पाकिस्तान चाइना को इसकी ज़रूरत है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। इंडिया का यहाँ पे जो ग्लेशियर है सियाचिन वो है, तो इस रीजन की बहुत स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि वो इस कदर इसका कब्जा कर ले कि भारत के लिए फिर समस्या खड़ी। जब जानते हैं पहले CPEC है क्या, जिसको लेकर इतनी प्रॉब्लम है। CPEC $46 बिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो चाइना का काशगढ़ से लेके पाकिस्तान के ग्वादर तक होगा, जिसमें हाईवे, रेलवेज और इन्वेस्टमेंट पार्क चाइना बनाएगा ताकि वो अपने रीजन को डेवलप कर सके और एक रूट बना सके, सी रूट का एक अल्टरनेटिव। और इंडिया ने इस पर कई ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का कहना है कि आप POK से जैसे ही आप लेके जा रहे हो कोई ट्रेन, वो तो हमारे रीजन से गुजर रही है, आप कैसे निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स गिलगित बाल्टिस्तान और उसका सो कॉल्ड AJK वो सारे इंडिया की अपनी टेरिटरी है एज पर इंडिया का क्लेम है। तो चाइना एक थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंडिया इस पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। तो अब देखिए आगे क्या होता है, पर अभी तक तो इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा विशेष, पर ये मुद्दा है जो 3 है। अब देखिए CPEC का रूट क्या है। CPEC यहाँ काशगढ़ है, ठीक है, यहाँ से निकला ये POK, ये देख रहे हैं यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरते हुए ये पाकिस्तान होते हुए ग्वादर चला गया। यहाँ छाबार है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से अभी तक 70% चाइना का माल गुजरता था।
जैसे ही यहाँ ग्वादर एक्टिवेट होता है, सीपेक के थ्रू यहाँ जाना स्टार्ट होता है, तो ये रीजन चाइना का डेवलप होगा पूरी तरह से। पाकिस्तान हो ना हो, चाइना डेवलप होगा, और उसको अपने माल ले जाने के लिए एक अलग रूट मिल जाएगा यहाँ से, पर्शियन गल्फ से सारा सामान, सऊदी अरब, ईरान वगैरह से। तो वो दिखाता है कि कितना सही तरीके से अपने लिए काम कर रहा है। यहाँ वो पोर्ट डेवलप कर रहा है, और यहाँ वो अपने लिए एक नया, एक सेकंड टायर, एक ऑप्शन तैयार कर रहा है जो पीओके से गुजरता है, जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी और इकोनॉमिकली दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए इंडिया ने अपना वो दर्ज कराया है। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ ये 3 इशूज़ हमने कर लिए। कश्मीर इसके लिए हम अलग बना सकते हैं अगर आप लोगों को लगे कि ज़रूरत है तो। आगे बढ़ते हैं, एक सार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सार्क क्या है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके 8 साउथ एशियन मेंबर्स हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नॉट चाइना, श्रीलंका और मालदीव्स। ये इसके मेंबर्स हैं, ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ब्लू वाले। तो आपको पता ही है, 1985 में बना था और ढाका में इसको शुरुआत किया गया था। अब देखिए, 9 कंट्रीज़ जिसका ऑब्जर्वर स्टेटस है वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएस एंड ईयू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिए कि इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना तो हर जगह होगा ही, चाइना, ईरान, जो भी ऑफकोर्स बड़ी कंट्रीज बीच में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है यूएन के साथ एज एन ऑब्जर्वर, सार्क एज अ बॉडी। अब देखिए, सार्क में क्या हुआ, हाल में बहुत सारी समस्याएं आ गई। एक तो सार्क बना था कि हम ओपन ट्रेड करेंगे, डेवलप करेंगे एरियाज़ को, जैसा हर जगह होता है, चाहे वो साउथ अमेरिका का मरकूज़र हो या फिर आसियान हो। तो इंडिया चाहता था कि कुछ ऐसे मॉडल पे कुछ इस रीजन को, साउथ एशियन को डेवलप किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेन मुद्दा ये इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ हावी रहे, और हमेशा एक जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है इस रीजन को, कि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस चक्कर में एरिया डेवलप नहीं हो पाया। देखिए, इंडिया ने सार्क समिट को बाइकआउट किया क्योंकि इंडिया गया था, पाकिस्तान में समिट थी, पाकिस्तान और इसके बाद श्रीलंका, सब ने इसको कर दिया, तो वो स्थगित हो गया वो समिट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों हुआ था? ऑफकोर्स उरी अटैक के बाद इंडिया ने ऐसा किया था। तो जो इस बार महत्वपूर्ण चीज़ हुआ है वो है कि इंडिया ने एक साउथ एशिया सैटेलाइट सार्क के लिए लॉन्च किया, जिसका पूरा खर्चा, टेक्नोलॉजी इंडिया ने उठाया और बिल्ड किया इसको इसरो ने। ये टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन और DTH और VSAT वगैरह प्रोवाइड करेगा, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सार्क के लिए इंडिया ने ये काम किया है, और कम्प्लीटली इंडिया की तरफ से इसमें, जिसने पाकिस्तान ने कहा कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना, तो सार्क माइनस पाक, उसके लिए इंडिया ने सैटेलाइट दी है। और इसके अलावा इंडिया सार्क के साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, ओपन मोटर व्हीकल एक्ट, तो जो कि पाकिस्तान ने रोक दिया, तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ नहीं कर पाया। इसके बदले में इंडिया ने BBIN बनाया था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसके तहत मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होता ताकि लोग फ्रीली वहाँ से ट्रेड हो पाता। पर हाल ही में भूटान ने इससे मना कर दिया कि हमें नहीं करना, तो इंडिया ने अब बाकी तीनों के साथ कर लिया है। तो वो कुछ एक इश्यूज़ हैं, ये बेसिक इश्यूज़ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सार्क अगर आप IR के लिए करेंगे तो सार्क का एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। सार्क में एनालिसिस में क्या है, सार्क हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर पाया, इंटर रीजनल ट्रेड भी नहीं बढ़ पाया जैसा होना चाहिए था। इसके लिए कई फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स ये हैं, यहाँ जो सार्क के मेम्बर्स में फियर साइकोसिस है इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया की अचीवमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित है। बिग ब्रदर सिंड्रोम मतलब इंडिया एक बड़ा पावर है, कब सब कुछ कैप्चर कर लेगा, हम सबको कमज़ोर कर देगा, इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा सार्क में कुछ साइन हुआ तो, इंडिया को इन्वर्टिबल फ़ायदा हर चीज़ में, तो इसलिए हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है। ऐसा बांग्लादेश के साथ भी देखा गया, नेपाल के साथ भी, जिसे बिग ब्रदर सिंड्रोम कहते हैं। और ऑफकोर्स इंडिया की जो साइज़ है, जो मार्केट है, वो सब बहुत बड़ा इस रीजन में, तो ऑब्वियसली वो होता है साइकोलॉजिकल, तो फियर साइकोसिस है। दूसरा, जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं इंडिया की राइज को लेकर, और वो इंडो-सेंट्रिक रीजन नहीं बनाना चाहते इसको। इंडो-सेंट्रिक रीजन मतलब इंडिया इस रीजन का सबसे बड़ा देश है, तो वो हेजेमॉन क्रिएट नहीं करना चाहते इंडिया का इस रीजन में। ऑफकोर्स जो भी कंट्री बड़ी होगी, जिसके पास बड़ी इकोनॉमी होगी, तो उसका एक रोल बढ़ेगा, लेकिन इस रीजन में इंडो-सेंट्रिक वो नहीं बनाना चाहते इसको, वो भी उनके बीच में प्रॉब्लम है। फिर एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब अगर आप आसियान ग्रुप की बात करें तो सारे देश कहेंगे हम आसियान के मेंबर हैं, EU की बात करो तो आप EU के मेंबर हैं, हम सारे देश ऐसा मानते हैं। पर जो सार्क के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हम सार्क के नहीं, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग कहते हैं हम OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को सार्क के मुकाबले। और इंडिया ने भी अभी तक कोई ऐसी लीड नहीं ली सार्क में, हालांकि इंडिया ने जैसे सार्क सैटेलाइट या कई चीज़ें की हैं, और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी इंडिया सार्क को करता रहा है, पर लीड नहीं ले पाया ऐसी। और कंट्रीज़ को भी इतना कोई मूड नहीं है सार्क को कुछ बेटर करने का, इंटरनेशनली भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। और एक बायलैटरल या कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर कंसेंसस के थ्रू होता है। कंसेंसस मतलब कोई डिसीजन लेना है तो सारे देश हाँ बोलेंगे तभी कुछ होगा, और ऑब्वियसली पाकिस्तान हाँ नहीं बोलेगा जो इंडिया कुछ करना चाहेगा, और इंडिया हाँ नहीं बोलेगा पाकिस्तान कुछ करना चाहेगा, तो इसलिए कुछ पास ही नहीं हो पाता यहाँ। तो कंसेंसस मेंबर में होना है, ये इसी चक्कर में कई चीज़ें अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई। इसके अलावा जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल डेविएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है।
वो लोग इकोनॉमिक्स पे बात नहीं करते, पॉलिटिक्स पे बात होती रहती है कि भाई ये हो गया वो हो गया, और इसलिए इकोनॉमिकली कुछ ऐसा बड़ा कदम उठ नहीं पाया, सोशो कल्चर कन्वर्जेंस नहीं हो पाई, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस पर फोकस नहीं कर पाए। मतलब जहाँ लेट्स से इंडिया बांग्लादेश भी चाहते हैं तो कई ऐसी पैक्ट्स हैं जिसको फोर्स करके साथ में आ सकता था, पर कंसेंसस बन ही नहीं पाया। कोई भी एक देश टांग अड़ा देगा तो आपका नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी मेन इशूज़ हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसको सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंडो पाक पीस प्रोसेस, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे कहा जाता है सार्क इज़ अ लॉस्ट कॉज। लॉस्ट कॉज मतलब अब सार्क में कुछ हो नहीं सकता, पर हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, विशेषकर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर कलेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो शायद इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम इस रीजन में बात करें, जो मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल डिफरेंसेस छोड़ के कलेक्टिव गुड को बात करें, इकोनॉमिक्स को आगे रखें और पॉलिटिक्स को पीछे रखें, तो ये मूवमेंट आगे बढ़। जैसे इंडिया ने चाहे श्रीलंका के साथ वो कच्छतीवू द्वीप की बात थी, या फिर 3 बीघा जो बांग्लादेश को दिया था, फिर गुजरात डॉक्यूमेंट 1997 में आया, जहाँ इंडिया ने यूनिलैटरली सिर्फ अपनी तरफ से कई ऐसी चीज़ें की थी ताकि ट्रस्ट सरप्लस हो सके, और जो छोटे मोटे देशों उनकी बातों का मतलब मान लिया था बिना कुछ अपने लिए कुछ किए, और सिंपली अपनी तरफ से कई रियायतें दी थी, पर उसका कुछ विशेष फ़र्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पर बात आती है कि छोटी कंट्रीज़ को भी, जैसे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इन सबको, मालदीव्स को, इन सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो भी कुछ अपनी तरफ से करें जो उतना उन्होंने किया नहीं अभी तक। और सार्क चार्टर को अमेंड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कंसेंसस बिल्डिंग में रहेंगे कि सबका हाँ हो तब कुछ होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसको मेजॉरिटी वाइज करना चाहिए ताकि वोटिंग के हिसाब से हो सके। और BBI जैसे स्टेप जो है वो कुछ हद तक तो पाकिस्तान को ओवरऑल मतलब वो जो उसकी समस्या है उनको आप ओवरकम कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और कुछ स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज ये सार्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सार्क को करना ये चाहिए कि सिक्योरिटी परसेप्शन से आगे बढ़कर, ठीक है, उन्हें नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स जो हैं उन पर फोकस करना चाहिए, जैसे टेररिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्लो डाउन, एनवायरमेंटल थ्रेट्स, सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, करप्शन है। ये सब देशों, सब सार्क कंट्रीज़ के बीच में फोकस होना चाहिए इन थ्रेट्स के ऊपर, ना कि वॉर थ्रेट्स के ऊपर। और जो साइकोसिस है, फियर साइकोसिस को दूर हटना चाहिए, और कंट्रीज़ को अपने आप से ऊपर उठ के इसके बारे में काम करना चाहिए, तभी सार्क का कुछ हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो सार्क और इंडिया पाकिस्तान इश्यूज़ को लेकर, माइनस कश्मीर इशू। तो आई गेस आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर onlyis.com पर आप व्यूज़ अपने डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और हम कोशिश